नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भारत ने बांग्लादेश में बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उस ऑपरेशन में क्या क्या होने वाला है उस पर बात करेंगे, और दूसरा वो ऑपरेशन शुरू क्यों किया गया है इस पर चर्चा करेंगे। और शुरुआत जो है वो दूसरे प्रश्न से ही करते हैं कि क्यों शुरू हुआ है। सीधी सी वजह है, भारत अपने पड़ोस में एक और पाकिस्तान नहीं चाहता है, और इस बाबत सीधा संकेत और संदेश दिया गया है उन लोगों को जिन लोगों ने यूनुस को कुर्सी पर बैठाया है, और उनको दो टूक समझाया गया है कि जो कुछ यूनुस कर रहे हैं उस पर लगाम लगाइए। अगर आप लगाम नहीं लगा पाएंगे तो फिर लगाम हम लगाएंगे। और ये उन लोगों को पता है जिन लोगों ने यूनुस को बैठाया है कि भारत जब लगाम लगाता है तो किस तरीके का लगाता है, देश का नक्शा बदल जाता है। 1971 इसका उदाहरण है। इतना ही नहीं, जिन लोगों को लगाया जाता है कि आप कुछ कुछ करिए भारत के खिलाफ, उनका क्या हो जाता है इससे भी कम से कम सीआईए वाकिफ है। ये जो जैक्सन का कांड हो गया, उसके पहले आईएसआई के कुछ लोगों का कांड हो गया बांग्लादेश के भीतर, और कई सारी घटनाएं बांग्लादेश के भीतर हो रही हैं। इससे सीआईए बहुत चौकन्ना है, चूंकि ये जो है ये साउथ एशिया है। साउथ एशिया का बॉस अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, भारत है। यहां पर कोई सीआईए आकर कुछ कर नहीं सकता है। यह सीधा संदेश जो है वो सीआईए को भी दिया गया है, और इनके जो एनएसए हैं, रहमान, पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा है, मिस्टर रहमान को बाकायदे बैठा के बताया गया है, और उनसे कहा गया है कि अब आपके आका को भी समझा दिया गया है। तो इसलिए जो बेहतर है वो ये कि सुधर जाइए। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये सिर्फ बांग्लादेश के पर लागू नहीं हो रहा है, ये म्यांमार पर भी लागू हो रहा है। और वहां भी जो सीआईए खेल कर रहा है उस खेल के बाबत भी दो टूक समझाया गया है। तो मैं अगर ये कहूं कि एक ऑपरेशन बांग्लादेश को लेकर और दूसरा ऑपरेशन म्यांमार को लेकर चल रहा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे दोनों पड़ोसी हैं और इन दोनों जगहों पर शांति रहे, ये भारत की प्रायोरिटी है। देखिए क्या है ना कि वाजपेयी जी कहा करते थे कि पड़ोसी आप बदल नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो भी जान रहे हैं कि पड़ोसी को बदल सकते नहीं है। हर आप ये कहें कि सीमा पर लड़ सकते नहीं हैं, मल्टी फ्रंट खुल जाए, यहां बांग्लादेश से लड़ें, उधर म्यांमार की इंसर्जेंसी से लड़ें, इधर चीन से लड़ें, उधर हम पाकिस्तान से लड़ें, तो इस तरह से मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इनको बाकायदे जो लोग वहां पर उत्पात मचवाए हैं यानी सीआईए, उनको सीधा समझाया गया। और इसी बाबत कतर में बैठक हुई थी। उस बैठक में सीधे सीधे कहा गया है, मिस्टर रहमान जो एनएसए हैं उनको तो डोभाल साहब ने भारत में ही समझा दिया था, और जो कसर बाकी रह गई थी वो कतर में समझाया गया जब सीआईए के बंदे बैठे, रा के बंदे बैठे और इनके मिस्टर रहमान बैठे। तो वहां बहुत क्लियर बता दिया गया, और यह भी चर्चा हुई कि किस तरह से म्यांमार में चीजें बहाल होंगी। इससे एक बात और भी निकल कर आती है कि उसमें म्यांमार के लोग भी मौजूद थे, खासतौर से जो रोहिंग्या वाला इशू है उस मसले को लेकर। यानी कुल मिलाकर जो चुनाव होने हैं बांग्लादेश में और जो चुनाव होने हैं म्यांमार में, उस चुनाव के मद्देनजर वो पार्टिसिपेटरी हो और किसी तरह की हिंसा ना हो। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो उस चुनाव का हिस्सा बने। ये तमाम सारी चीजें जो है वो सीधे सीआईए को कन्वे की गई कि आप समझा दीजिए इनको, ठीक। तो एक ऑपरेशन बांग्लादेश में और एक ऑपरेशन म्यांमार में, और इस दोनों ऑपरेशन का एक ही औचित्य है कि दोनों जगह पर शांति स्थापित हो, और उसके लिए यह जरूरी है कि सभी राजनीतिक दल उसका हिस्सा बने। तो कतर में जो बात हुई है वो इसको लेकर हुई, बांग्लादेश वाले मसले में, कि एक तो शेख हसीना की किस तरह से वापसी हो, अवामी लीग की जो भूमिका हो, उसके साथ साथ
जो भारत वहां कर सकता है वो करेगा। और वो क्या है, मतलब अभी क्या चल रहा है बांग्लादेश के भीतर या आप म्यांमार के भीतर, जो वहां चल रहा है वो सही मायने में अगर बांग्लादेश में देखें तो बांग्लादेश में भारत विरोध चल रहा है और म्यांमार में इंसर्जेंसी चल रही है। ये दोनों ही जो है वो भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों से हम सीमा साझा करते हैं और पता चलता है कि दोनों जगह उपद्रव है, भाग के हमारे यहां चले आते हैं, हम अगर पीटते हैं तो भाग के उधर चले जाते हैं। तो ये भारत के लिए मुश्किल काम हो जाता है, मतलब अनावश्यक का जो है आप ये कहें कि सरकार की ऊर्जा खर्च होती है और इसका कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है एक तो शरणार्थी की समस्या से जूझे, अच्छा इन शरणार्थियों कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए जो कतर में बैठक हुई है उस बैठक में बड़ी मुकम्मल योजना बनी है और उसी योजना के तहत आप ये कहें कि म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली और बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली पर बात हुई है। और ऐसा नहीं कि उसमें एनएसए को कुछ कहा गया, नहीं नहीं, ये बांग्लादेश के यूनुस को कुछ कहा गया नहीं, वो सीधे सीआईए को बताया गया है कि आपका जो ये वहां आपने जिसको थोप रखा है उसको सीधे सीधे समझा दीजिए। तो यानी चुनाव, यूनुस का एग्जिट, शेख हसीना की एंट्री, आईएसआई की एक्टिविटी, जैश लश्कर के कैंप, उसके बाद में जिस तरह से वहां पर कट्टरपंथी जो तंजीमें हैं उनको प्रश्रय दिया जा रहा है, उस पर ये यानी विस्तृत चर्चा हुई और उस विस्तृत चर्चा के बाद बकायदे उनको जो है एक टाइमलाइन दिया गया है कि इस टाइमलाइन के भीतर आप सारी चीजें खत्म करिए। यानी सबसे पहली चीज तो यह है कि म्यांमार में चुनाव होना चाहिए और उसके लिए जो रोहिंग्या के नेता हैं जो यूएस में रह रहे हैं उनको लाया जाए और यहां जो जुंटा है उनको समझाया जाए कि नहीं, बैठिए और फिर जो है बात करिए और चुनाव यहां पर कराइए और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करिए और इस शांति वांति बनाइए। अच्छा ये देखिए, ये भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है, एक तो बॉर्डर हम साझा करते हैं, दूसरा हम ये नहीं चाहते कि चीन का यहां प्रभाव बढ़े, तीसरा जो है रेयर अर्थ जो भारत के लिए बहुत जरूरी है, चौथा ये जो हमने भारत म्यांमार और थाईलैंड वाला जो ये रोड कनेक्टिविटी चल रहा है वो भी बहुत जरूरी है और वो तभी मुमकिन है जब यहां पर शांति हो। क्योंकि देखिए जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा वो लैंडलॉक्ड है, तो हम उसको कई तरीके से आप ये कहें कि जोड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए एक रूट तो जो आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए जो रूट है, दूसरा रूट जो हमने बनाना शुरू किया है वो भूटान से जो बातचीत हुई है रेल लिंक वाला, एक और जो हमको रूट चाहिए वो जो है ये म्यांमार में शांति रहेगी तो हम एक रूट इधर से थाईलैंड होते हुए एक ट्राइलेटरल जो है समझौता है और रोड बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसलिए भी म्यांमार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक वो टेबल पर रहा और वहाँ पर आप एक तरह से कहें कि सरकार बने इस बाबत कतर में बात हुई। दूसरा जो बांग्लादेश को लेकर बात हुई उसमें एक तो हमने आपको डिटेल में बताया क्या क्या हुआ। बड़ी चीज जो सामने आई और जिस बाबत यहां पर भी बताया गया था, डोभाल साहब ने पहले ही बता दिया था कि ये कैंप है और इस सबको ध्वस्त करो, नहीं ध्वस्त करोगे तो हम ध्वस्त करेंगे। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो इनकी नज़दीकी मुनीर के साथ बढ़ रही है, मुनीर तो जान ही रहे हैं कि आत्मघाती रास्ते पर चल चुके हैं और उस आत्मघाती रास्ते पर वो क्या करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो अपने देश के लिए कितना नुकसान पहुंचाएंगे, वो भारत को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, ये देखने वाली बात है और ये भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण मसला है। क्योंकि देखिए मुनीर के पास तो सब कुछ चला गया है और मुनीर के ही इशारे पर बांग्लादेश चल रहा है। तो ये बात भी वहां पर हुई कि मुनीर तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। तो अब अगर बांग्लादेश ऐसे ही आउट ऑफ कंट्रोल होगा
तो हमारे पास अब बर्दाश्त करने की वो बात नहीं रह गई है, तो हमें खुद वहाँ पर सब कुछ स्थापित करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यही है कि एक जो ड्यू प्रोसेस है, उस ड्यू प्रोसेस के तहत वहाँ पर चुनाव कराया जाए और डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए। कुल मिलाकर जो भारत की स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है, उस स्ट्रेटजी में भारत बांग्लादेश में सीधे सीधे एक लोकतांत्रिक सरकार बनवाना चाहता है और उसी के तहत शेख हसीना के लिए बैटिंग हो रही है। अपना कहना यह है कि शेख हसीना जाए, वहाँ चुनाव हो, कोई भी सरकार में आए, चाहे खालिदा जिया की पार्टी आए, चाहे शेख हसीना की पार्टी आए, लेकिन चुनी हुई सरकार है जिससे बात की जा सके, जिस पर दबाव बनाया जा सके। भाई अगर बांग्लादेश की ज़मीन का इस्तेमाल कोई और कर रहा है किसी और वजह से, तो उस पर चुनी हुई सरकार पर हम दबाव बना सकते हैं, उसकी जवाबदेही तय होती है, चूंकि उसको जनता के सामने जाना है। यूनुस को किसके सामने जाना है? तो भारत की यह कोशिश है। भारत किसी भी तरह से कोई कन्फ्रंटेशन बांग्लादेश से चाहता है ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर करना होता तो भारत पहले ही तख्ता उख्ता पलट वहां करा देता। भारत ये चाहता है कि चुनी हुई सरकार बने, वहां लोकतंत्र बहाल हो और हमारे रिश्ते जो हैं वो बेहतर रहें, और यही वो म्यांमार में चाहता है। तो इसी बाबत जो है, आप एक तरह से कहा जाए कि वहां पर जो कुछ चल रहा है उसे कैसे सुधारा जाए। जो बैठक हुई, चाहे वो 19 तारीख को दिल्ली में हुई हो या फिर 25 तारीख को कतर में हुई हो, इन सब बैठकों का बस एक उद्देश्य था कि बांग्लादेश और म्यांमार में सरकार, चुनी हुई सरकार आए। तो ये रहा साहब ऑपरेशन बांग्लादेश और ऑपरेशन म्यांमार, जो प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चला रहे हैं। अब देखने वाली चीज होगी कि इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है।